तो आज हम स्वाति के मुँह से उनके ब्रदर के मुँह से और उनकी मम्मी के मुँह से सुनेंगे कि एग्ज़ैक्टली कैसे उन्होंने इस डिफ़िकल्ट जर्नी को पार किया। और काफ़ी एस्पिरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से फैमिली एक तरह से ये प्रिपरेशन उनकी भी थी, बस पढ़ मैं रही थी, बाकी प्रिपरेशन की जो पूरी जर्नी थी वो लोग भी एक तरह से जी रहे थे मेरे साथ। अक्सर है ना मतलब लोग बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन होती है और मुझे लगता है सक्सेसफुल वुमन के पीछे खुद वैसे ही छोटे बैकग्राउंड से ही निकल के आई हूँ, मेरी फैमिली में भी कोई इतना वेल एजुकेटेड भी नहीं था, मेरे मम्मी-पापा ही हों कि बहुत बड़ी डिग्री, वो भी नॉर्मल कॉमन पीपल, एक लोअर मिडल क्लास फैमिली जो होती है। आई थिंक यूपीएससी का ऐसा एग्जाम है जिसको आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। आज हमारे साथ बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है स्वाति शर्मा रैंक 15। लेकिन उनसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं हमारे साथ उनकी मम्मी नमस्ते आंटी। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी जो सफलता होती है उसके पीछे उसकी खुद की मेहनत तो होती ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो सपोर्ट करने वाली फैमिली होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है उसकी सफलता में। तो आज हम स्वाति के मुँह से उनके ब्रदर के मुँह से और उनकी मम्मी के मुँह से सुनेंगे कि एग्ज़ैक्टली कैसे उन्होंने इस डिफ़िकल्ट जर्नी को पार किया। कांग्रेचुलेशन स्वाति। थैंक यू मैम। एंड रियली रियली ग्लैड कि आपने एक छोटे से टाउन से अपनी पढ़ाई को करा एंड दिस इज़ अ वेरी गुड रैंक 15। यस मैम। तो ऐसा सोचा था कि मेरी रैंक 15 आ जाएगी या ऐसा लग रहा था बस भगवान सिलेक्शन करा दे कैसे भी? नो मैम, आई थिंक कोई भी एस्पिरेंट जो कभी वो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, यूपीएससी में स्पेशली इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, हर चीज़ हम जज नहीं कर पाते हैं। ये लगता था कि मतलब एक अच्छी, जब भी मैं सोचती थी कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, लगता था कि इतना रैंक आ जाए कि मुझे आईएएस बस मिल जाए। वैसे तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे टॉप वगैरह करने का बिल्कुल शौक नहीं है, बस मुझे एक डिसेंट रैंक चाहिए कि मुझे मेरी प्रेफर्ड सर्विस मिल जाए। लेकिन इतना अच्छा रैंक तो एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया था। गॉड्स ग्रेस। यस मैम। और जब आप जबलपुर में पढ़ाई कर रहे थे, तो कभी-कभी ऐसा कुछ फीलिंग आता था कि यार लोग तो दिल्ली में ऐसे पढ़ रहे हैं और मैं जबलपुर से यहाँ से तैयारी कर रही हूँ, तो पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा या मतलब कुछ एक एक जिसे कहते हैं ना कि कुछ लैकिंग की कमी महसूस होती थी क्या? नो मैम, एज़ सच कुछ मुझे ऐसा कभी नहीं लगा पर्सनली कि मैं काश मैं दिल्ली में होती। वो काश फीलिंग कभी नहीं, मुझे लगता था मैं जहाँ हूँ मैं बहुत एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हूँ और मैं वहाँ पे हूँ जहाँ मेरी पढ़ाई है कि वो जो बेस्ट लेवल होता है वहाँ पे हो रही है। बात रही दिल्ली की, तो सबसे बड़ा मटेरियल का इशू होता है क्योंकि हमारी सिटी में मटेरियल यूपीएससी के अवेलेबल नहीं है। मैं दिल्ली से ही मटेरियल अपना कोरियर करवा ली, यहाँ बुक शॉप्स हैं तो मैं डायरेक्ट 3-4 डेज़ लगते थे। कोविड के टाइम पे ज़रूर जब लॉकडाउन थे तब 10-15 डेज़ लग जाया करते थे। लेकिन मैं सारा अपना मटेरियल कोरियर करवा लेती थी कि जो-जो चीज़ें दिल्ली में, उससे मैं अपडेटेड पूरी तरह से थी, भले मैं दिल्ली में नहीं थी। बाकी मुझे लगता है हम जहाँ जितना कंफर्टेबल हूँ उतना अच्छा होता और तब हम ज़्यादा अच्छे से अपना जो इनपुट-आउटपुट रेशियो मैच कर पाते, इसलिए मुझे मेरा घर सबसे कंफर्टेबल लगता था पढ़ने के पर्पज़ से। और मम्मी का खाना? हाँ, वो खाना तो इम्पोर्टेंट है ही मैम, क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो एक अलग ही मेंटल स्ट्रेस टाइप का लगता है कि आज खाना अच्छा नहीं, और दिन भर यही सोचने में चला जाता है कि अब खाना क्या आएगा। मुझे तो लगता है कि जब हॉस्टल में या राजेंद्र नगर में कभी रहते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा चंक हमारे दिमाग का चलता है नाश्ते में क्या खाना है, फिर एक्चुअली लंच में क्या करना है और अब डिनर में क्या और करना पूरा है। दिन लगता है, आधा टाइम ये सोचने में चला जाता, पढ़ाई बाद में होती, पहले खाना सोचने में टाइम जाता कि क्या मिलेगा, क्या आएगा, पसंद कर नहीं आया। तो खाना बहुत ज़्यादा इश्यू है यहाँ पे, स्पेशली पीजी वगैरह में हम रहे हैं, तो कुक करने का टाइम नहीं नहीं, होता है। करने का टाइम तो नहीं होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पढ़ने का ही इतना हाँ, इतना बहुत सारा ज़्यादा पढ़ने रहता का है। होता है। तो आंटी अब आप मुझे बताएं कि जब ये पढ़ाई कर रही थी तो किन्हीं रिश्तेदारों ने ऐसा तो नहीं कहा आपको कि अरे अब सिविल सर्विसेज क्यों करा रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसा तो मान लो नहीं कहा, लेकिन ये है कि हमको विश्वास था कि बिटिया हमारी ऐसा कुछ कर गुज़रेगी, इसलिए अपने उसके मतलब हौसले को बढ़ाते ही रहे ऐसा। हाँ। बस, हाँ। नहीं तो जब ये पढ़ाई करती थी तो आपको मतलब जब कभी ऐसा लगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा पढ़ रही है या कभी ऐसा लगा कि नहीं नहीं बेटा अब तो तुम्हारे 4 साल 3 अटेम्प्ट हुए ना, यस हाँ। तो अब तो 2-3 साल हो गए, अब तो बेटा निकाल लो नहीं तो तुम्हारी शादी कर देंगे, ऐसा लगा क्या कभी? नहीं, नहीं, शादी का उसको कभी हमने जोर नहीं दिया। पिछली साल तो उसने निकाला था, इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन जब मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो बहुत टूट चुकी थी। लेकिन हमने कहा तुम अपनी मेहनत और भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन कामयाबी तुम्हारे खुद पास में आए। वो इस साल उसने दिखा दिया। अरे वाह! अरे वाह! जी। तो ये बताएँ जब आप पढ़ाई करते थे, तो मम्मी का सपोर्ट कैसे-कैसे रहता था? मतलब ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही, हुँ। है ना? जैसा आपकी मम्मी ने बताया कि मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे को ना प्रेशराइज़ ना करना, है ना? उस वक़्त तो उसको मेंटल सपोर्ट देना कि यार तुम करो कोई बात नहीं, हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे। उसके अलावा
मैम ये सपोर्ट तो जैसा आपने बताया, ये तो आई थिंक मेरी पूरी फैमिली से ही था। मेरा भाई बैठा हुआ, भैया लोग हैं, मेरे पापा, मेरी दादी जो हैं, ये सब लोग का कहीं न कहीं सपोर्ट है। लोग ने जो एक प्रेशर होता है वो पेपर कभी नहीं था कि इसी अटेम्प्ट में निकालना है। ये कभी उन्होंने नहीं बोला कि अब बस निकाल ही लो, बस बोले थे कि मेहनत करो हो जाएगा, लेकिन कोई प्रेशर नहीं कि अब निकालना ही निकालना वरना दुनिया खत्म है, ऐसा कभी नहीं था। सपोर्ट हर तरीके से करते थे। मम्मी भी थी, मतलब मेरा पूरा हेल्थ वगैरह का थोड़ा ध्यान रखती थी कि मतलब मैं थोड़ा बीमार जल्दी हो जाती हूँ, तो उसमें कि बीमार ना हो, एक हेल्दी डाइट फॉलो करो। स्पेशली क्योंकि मुझे लगता है इसमें यूपीएससी में फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एस्पिरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उन्होंने यही ध्यान रखा कि ना मैं मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस में रहूँ, कि कभी-कभी ऐसा होता है कि सर दुखने लगता था, पढ़ते बोलते थे कि मत पढ़ो, बिल्कुल ये नहीं कि पढ़ते ही रहो, तब भी वो समझाते ही थे कि मत पढ़ा करो। मेरी दादी हैं तो जैसे सुबह उठ के मैं पढ़ा करती, तो ऐसे मुझसे उठा नहीं होता, तो वो खुद मुझे सुबह 5:30 बजे से उठाती थी और मैं उठती थी, मेरे साथ वो भी उठती थी, रात तक लेट तक जागती थी। इस तरह से फैमिली एक तरह से ये प्रिपरेशन उनकी भी थी, बस पढ़ मैं रही थी, बाकी प्रिपरेशन की जो पूरी जर्नी थी वो लोग भी एक तरह से जी रहे थे मेरे साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अक्सर है ना फैमिलीज़ को ऐसा लगता है कि यार बच्चा पढ़ रहा है ना? और उसको कहते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इस साल, तुमने मेहनत नहीं करी। पर मुझे लगता है कि शायद फैमिलीज़ भी उतनी ही शिद्दत के जी। साथ प्रिपरेशन करती है। मुझे अपनी प्रिपरेशन भी याद है कि जब मैं प्रिपेयर करती थी, तो मम्मी रात को कभी 2 बजे बीच में उठ के कॉफ़ी दे जाती थी। जी। मैं रात को पढ़ती थी ज़्यादा, तो जैसे आप सुबह उठ के पढ़ रहे थे। यस मैम। अच्छा ये बताओ, जब से सिलेक्शन हुआ है तो कितनी सारी लड़कियां आ गई कि हमें आपके जैसा बनना है और हमें भी ऐसा ऑफिसर बनना है, ऐसा हुआ? हाँ मैम, कई गर्ल्स आई हैं, मेरी फैमिली की भी कुछ हैं, कुछ लोकेलिटी वगैरह के आए हैं, बता रहे हैं कि मतलब हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में करें। या कई लोग जैसे कि कुछ लोग का इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरे को स्कूल फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनका मैसेज आ रहा है कि तुम हमारी अब इंस्पिरेशन हो, हम भी वो चीज़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं न कहीं हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और एज़ अ कम्युनिटी, जो वुमेन का कम्युनिटी, उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें एक मेरा भी एक छोटा-सा योगदान अब हो गया और जिसको आगे मैं और एनहांस ही करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का रिजल्ट तो वैसे भी गर्ल्स का बस ना है। वो गर्ल पावर दिख रहा था जब रिज़ल्ट आया है तो। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और आपके ब्रदर, आपने बताया कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो मतलब किस तरह से सपोर्ट किया, कैसा रहा? मतलब आपको पहले विश्वास था कि बहन कर यस मैम, लेगी? उसका हार्ड वर्क देख के पूरा भरोसा था कि कर लेगी। कर लेगी? यस वही। ठीक है। ये मतलब मेरे भैया ऐसे कि ऑलरेडी दिल्ली में रह चुके थे, तो जब हम 2019 में हमने सोचा था कि मैं दिल्ली आना, तो सबसे पहले था कि जाके थोड़ा देख लें कि कहाँ जॉइन करना है, फाउंडेशन कोर्स कैसे लेना है या रहने-वहने का, क्योंकि पहले हमारी फैमिली में कोई गाइडेंस था नहीं यूपीएससी के लिए। तो ये था कि गाइडेंस सीख करने के लिए दिल्ली जाना उस टाइम पे थोड़ा ज़रूरी लगा था। तब हमारे तो भैया ही हमारे साथ आए थे, हम उन्होंने सब देखा, पीजी वगैरह फाइनल किया। उसके बाद हम लोग रहे वगैरह, फिर हम गए, फिर पूरा शिफ्टिंग वगैरह किया। फिर जब कोविड के बाद तो फिर मैं घर से ही तैयारी कर रही थी, लेकिन फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट दिल्ली आना पड़ता था, तो उसमें भैया आ जाते थे। क्योंकि यहाँ आने में बहुत ज़्यादा होता है कि रहना रहता है, ट्रैवलिंग रहती है, एवरीथिंग। तो और अगर मैं ये सब देखूँगी तो अपना पढ़ूँगी या सब चीज़ कैसे देखूँगी? तो वो आ जाते तो मैं एक तरह से फिर टेंशन फ्री रहती थी कि अब वो है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपना वो फॉर्मल्स में तैयार होके मौके वो पर्सनैलिटी टेस्ट देने पहुँच जाना है। बाकी हर चीज़ का, छोटी से छोटी बात का भैया ही ध्यान रखते थे। और अभी भी जैसे हम लोग कहीं भी विज़िट करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो भैया ही सब देखते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अभी भी मैं बैग पैक करती हूँ और हम चल देते हैं। लेकिन वो जो अरेंजमेंट पार्ट है पूरा भैया ही करते हैं। सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी। अक्सर है ना, मतलब लोग बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन होती है, और मुझे लगता है एक सक्सेसफुल वुमन के पीछे एक फैमिली होती है। वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली, Yes, दैट इज़ रिक्वायर्ड। जो बहुत सारी लड़कियां हैं, है ना, उनके पास ये डिलेमा होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, क्या हम कर पाएंगे? मतलब ना, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को है ना एक डर लगता है यूपीएससी की तैयारी से कि हमारी शायद एजुकेशन उतनी अच्छी हुई है, हमने ऐसे कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है। तो क्या मतलब ऐसे बच्चों का आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि यार नहीं नहीं, मतलब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो टाइप का? ओह मैम, ये मुझे लगता है मैं एक लाइव एग्जांपल ही हूँ उसके लिए, क्योंकि अगर जबलपुर, जब मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम आई थी, जब कोई पूछता था कि कहाँ से हो, जब हम अपनी सिटी का नाम बता रहे तो वो जानते तक नहीं थे कहाँ पे हैं। हम ऐसे ही जबलपुर सिटी, वो सिटी अच्छी है वहाँ, बड़ा भी, मतलब उतना बड़ा नहीं, टायर 2 टायर 3 सिटी है, बहुत सुंदर। लेकिन सुंदर है। और लेकिन नाम ऐसे जैसे भोपाल, इंदौर, एमपी से लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर बताना पड़ता था कि भोपाल है उस मध्य प्रदेश में, वहाँ जबलपुर सिटी है। मतलब कोई सिटी को जानते। मेरा स्कूलिंग भी वहीं से था और मेरा जो कॉलेज है, मैंने कोई बड़े आईआईटी से भी कॉलेज नहीं किया, ना डीयू के किसी बड़े कॉलेज से। मेरा बहुत ही लोकल प्राइवेट कॉलेज था, मैंने जहाँ से इंजीनियरिंग किया हुआ है।
मुझे लगता है मैं खुद वैसे ही एक छोटे बैकग्राउंड से ही निकल के आई हूँ। मेरी फैमिली में भी कोई इतना वेल एजुकेटेड भी नहीं था। मेरे मम्मी-पापा ही हों कि बहुत बड़े डिग्री, वो भी नॉर्मल कॉमन पीपल, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, बिल्कुल सब वही हैं। लेकिन यही था कि एक जो मुझे जब मैंने स्टार्ट ही किया तभी एक डिसाइड कर लिया था कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी लगे, लेकिन जब हम अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं तो सब चैलेंजेस बहुत छोटे लगने लगते हैं। और आई थिंक जब भी ये डर लगे कि हम कर पाएँगे कि नहीं, तो ये मत सोचिए। आई थिंक यूपीएससी का ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। उसको उसको अगर आप उस प्रिपरेशन को एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देते हैं, अपनी ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको एक दिन ज़रूर वो सक्सेस का जो फ्रूट होता है वो ज़रूर मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप छोटे सिटी से हैं, अगर आप हार्ड वर्क करने रेडी हैं, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप कहीं से भी, आपके स्कूल में कितने परसेंटेज थे, किस जगह से, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप ज़रूर एक दिन वो लिस्ट में अपना नाम देखेंगे देखें। और वो चीज़ वो वर्थ लगने लगेगी। जो चैलेंजेस भी हमने फेस किए हैं, वो आज सब वर्थ साबित हो गए कि सब अच्छा ही था, वो भी अच्छा अच्छे ही था। लगेंगे। और लर्निंग एक्सपीरियंस भी तो होता है कितना। यस मैम, वो तो होता ही। यूपीएससी का सिलेबस वगैरह सब देख के इतना वाइड नॉलेज हो जाता है कि हर चीज़ का हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है।